नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के छात्रों को पुनः आमंत्रित स्वागत करता हूं हिंदी कक्षा के लिए। पिछली बार हमने आरोह से गद्य और पद्य के दो पाठ पढ़े हैं, सुने हैं, और निश्चित रूप से आपने जो PDF द्वारा जो प्रश्न उत्तर भी कुछ भेजे, कॉपी में निश्चित रूप से लिखे हैं। आशा है कि आप इस विकट परिस्थितियों में स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे हैं। पढ़ाई निरंतर करना ज़रूरी हो रहा है हमारे लिए इस वीडियो के माध्यम से, और इसी कड़ी में आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी के बारे में वैसे 11th में भी हमने कुछ बातें सुनी होगी, उनके तत्वों के बारे में विशेष करके। ये कहानी के 6 तत्व मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध कहानी के लिए होते हैं। कथानक या कथावस्तु, यहाँ पर भी हम नवीन और पुराने विचारधाराओं की द्वंद्वता इस कहानी के अंतर्गत, इसका केंद्रीय भाव है, एक मूल भाव यही है। दूसरा जो रहता है पात्र और चरित्र चित्रण, जिसमें हम सिल्वर वेडिंग ये कहानी के अंतर्गत यशोधर बाबू के और साथ ही उनके गुरु किशनदा के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। कथानक, चरित्र चित्रण या पात्र। उसके बाद कथोपकथन, तीसरा जो मुख्य तत्व है वो कथोपकथन या संवाद। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से कहानी को गति मिलती है, उसको आगे हम पाठक भी आगे क्या होगा ये जिज्ञासा बढ़ती है। तो कथोपकथन या संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है। भाषा शैली, भाषा किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, एक पाठक को वास्तविक कहानी के मर्म तक पहुंचने के लिए सही भाषा का चयन करना भी उचित होता है। अगर भाषा बहुत कठिन, संस्कृतनिष्ठ, तो शायद कहानी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, उसको समझ नहीं पाएंगे। वातावरण भी, देशकाल या वातावरण भी ज़रूरी है। पांचवा जो तत्व है कि वो किस समय की कहानी है। यहाँ पर हम आधुनिक और नवीन दोनों बातों में उनकी विषमताओं का, उनका विरोध का परिचय लेंगे हम। और अंत में कहानी का उद्देश्य। एक श्रेष्ठ कहानी वही होती है जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से हो। आज इसी कड़ी में सिल्वर वेडिंग जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग के अंतर्गत कहानी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है कि ये लंबी कहानी है। कहानी लंबी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताएं। मनोहर श्याम जोशी एक लेखक मात्र नहीं है, बल्कि वह एक सिद्ध पत्रकार के रूप में भी रहे। उन्होंने पत्रकारिता की। क्या उपन्यास द्वारा उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2005 में क्या उपन्यास उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। लेकिन उससे पहले दूरदर्शन पर जो 1984 में धारावाहिक का प्रारंभ हुआ, हम लोग, उसकी पटकथा लेखन भी उन्होंने किया।
और इसी प्रकार उन्होंने अनेक कहानियाँ, संस्मरण, व्यंग्य और धारावाहिक अंश, धारावाहिक भी लिखे हैं। हम लोग बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसमें भी उनका लेखन बहुत अच्छा रहा है। इस पाठ में, इस कहानी में हम यशोधर बाबू और उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न पॉइंट के माध्यम से, कुछ पॉइंट के माध्यम से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। यशोधर बाबू इस कहानी में प्रमुख पात्र है, जो पुराने संस्कार लिए हुए हैं। वास्तव में एक कहा जाए कि यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति के रूप में यहाँ पर बताया। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, लेकिन आधुनिक विचारधारा के लोग उनकी विचारधाराओं से असंतुष्ट हैं, उनका विरोध करते हैं, और यही विरोध इस कहानी का मूल भाव है। इसमें दो भावों को प्रकट किया है यशोधर बाबू जी ने। समहाउ इम्प्रॉपर, एक वाक्य के रूप में, कि कुछ न कुछ गलत है, उनको अच्छा नहीं लगता है, आधुनिकता से वो थोड़े से उनका विरोध करते हैं, और इसीलिए आधुनिकता से जुड़ी हुई बातों को वह विरोध करने के लिए समहाउ इम्प्रॉपर का शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और भाव आया है, वो है जो हुआ होगा, यानी कुछ हुआ होगा। यहाँ पर जो हुआ होगा से विशेषकर संबंध जोड़ा है उनके गुरु किशनदा के बारे में। किशनदा के बारे में क्या हुआ नहीं पता, उनको तलाश निकालने के लिए वह जाते भी हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो लोगों का यही है जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये दो मुख्य भावों को लेकर ये कहानी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व, पहले पॉइंट हम पढ़ते हैं। एक संस्कार युक्त संपन्न व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, लेकिन उनके विचारधाराओं को समझने वाले कम हैं शायद। इसीलिए कहानी के प्रारंभ में जो असिस्टेंट बाबू, नया जो लड़का चड्ढा, वो उनके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग है, इसीलिए वह उन्हें सभी को चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि इसमें उनकी एक सहजता बताई है, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बताया है। यशोधर बाबू को अगर पूर्ण रूप से जानना है तो किशनदा को कहानी में हम एक मुख्य किरदार के रूप में मानते हैं। किशनदा हमारे वाईडी पंत यशोधर बाबू के गुरु के रूप में है। यदि कोई किसी की सहायता करता है, उसके सुख दुख में यदि साथ देता है, तो निश्चित रूप से हम भी उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर भी यशोधर बाबू के गुरु किशनदा के पास जब ये पहाड़ी लड़का यशोधर बाबू जब दिल्ली आता है, उस समय उनको मेस में रसोइया के रूप में काम देते हैं किशनदा। उन्हें बड़े प्यार से रखते हैं वे, और साथ में सरकारी नौकरी पर भी लगा देते हैं। तो निश्चित रूप से ये किशनदा का बहुत बड़ा एहसान था, और उनके सरल व्यक्तित्व को भी वह अपने जीवन से आत्मसात करते हैं। वो वैसा ही बनने की, वो वैसा ही देखने की कोशिश करते हैं। वो हर छोटी छोटी बातों को किशनदा से शेयर करते हैं, पूछते हैं, और उनके आदर्शों पर वो चलते हैं।
आगे यशोधर बाबू का परिवार, यहाँ पर आधुनिकता और प्राचीनता में हम द्वंद्व देखते हैं। यशोधर बाबू के पत्नी, 3 बच्चे और एक बेटी है। ये आधुनिक युग की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव है इनका। ठीक है, आधुनिकता रहनी बहुत ज़रूरी है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता की होड़ में पाश्चात्य संस्कृति की ओर लगातार बढ़ना और हमारी संस्कृति को धूमिल करना, ये गलत है। यशोधर बाबू अपनी संस्कृति को लेकर, अपने आदर्शों को लेकर चलते हैं, जबकि परिवार के सदस्य वो आधुनिक युग की ओर रुझान है उनका। इसीलिए इनमें परिवार में आपसी मतभेद होता है। यशोधर बाबू के बड़े बेटे भूषण, जो उस समय 1,500 रुपया शुरुआत वेतन मिलता है, वो भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर, कुछ गलत लगता है कि इतने समय में इतना बढ़ जाना। दूसरा, लड़की अमेरिका जाने के लिए उसे डॉक्टरी कर रही है, छोटे कपड़े पहनना, ये भी उसे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के रंग में रंगी हुई है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से परिवार में कुछ थोड़ा सा विरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी परिवार में इसी प्रकार, उनके परिवार से जो बोलेंगे संबंध इसी प्रकार का है। इसलिए यशोधर बाबू विवश हैं। अगर हम देखें अगली, यशोधर बाबू की इच्छा, अभिलाषा है कि वो भी अपने परिवार के जो उनके बेटे हैं, बेटी है, वो उनसे सलाह ले, जिस प्रकार वह किशनदास से सलाह लेते थे। उनकी इच्छा है कि मुझसे भी बच्चे सलाह लें, लेकिन बच्चे ये कहकर चुप करा देते हैं कि आपको उस संबंध में तो कुछ पता नहीं है, तो आपसे क्या पूछें। बड़ी विडंबना होती है, दुख होता है ऐसे समय में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आधुनिकता और प्राचीनता की बात अगर करें तो दोनों का सामंजस्य भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर अधिक विवाद की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। और यही कारण, इसी में यहाँ पर यशोधर बाबू की विवशता बताई है। विवश है वो ज़्यादा बोलेंगे फोर्स नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समहाउ इनप्रॉपर ये कहकर वह चुप हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन उनकी विवशता यही है कि उनकी इच्छा यही है, कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने, उन आदर्शों को ग्रहण करें, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग, इनमें हम इस कहानी को अगर हम देखें, सिल्वर वेडिंग जो शीर्षक रखा है वो उसका उद्देश्य भी यही है। सिल्वर वेडिंग, रजत शादी की 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह यशोधर बाबू के मन में पार्टी वगैरह देना लेना, ये सब उन्हें बकवास लगता है। आधुनिक चीज़ों से थोड़ी चिढ़ है, उन्हें फ्रीज से चिढ़ है कि सामान्य पानी पी सकते हैं तो उससे क्यों ये करना। कुछ बातें थोड़ी सी एकदम प्राचीनता की ओर जाती है, तो उसमें फिर भी मतभेद होता है। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग के जैसे बारे में बात बता रहे हैं, यहाँ पर यशोधर बाबू को पता ही नहीं है कि मेरे घर पर बच्चों ने पार्टी रखी है, सभी को, मेहमानों को बुलाया है। वो संकोची स्वभाव के हैं। जब पार्टी चल रही है तो वो रुक जाते हैं। पहले तो जैसे उनको मंदिर वगैरह जाना, यहाँ पर भी उसकी पत्नी, बच्चे, वो कहते हैं
कि अभी आप इतने बूढ़े थोड़ी हुए जो मंदिर जा रहे हो, तीर्थ जाना ये तो बहुत बुजुर्ग होने के बाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही द्वंद्व उसे, या फिर हम क्या करेंगे, उस दबाव मिलता है। कारण किशनदा के आदर्श, उनके संस्कार जो उन्हें वह त्यागना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वह ऑफिस जाते हैं, समय पर जाते हैं, देर तक कार्य करने में उन्हें संकोच नहीं है, अच्छा लगता उन्हें बैठने में, आते वक्त मंदिर जाना, प्रवचन सुनना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये सब बातें परिवारजन अलग मानते हैं। उनका ये कहना है कि पापा अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए कि प्रवचन में बैठे सुने। प्रवचन सुनना गलत है, प्रवचन सुनना अच्छा है, लेकिन विचारधाराएं अलग है। सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं, यहां पर भी अलग हो गया। यशोधर बाबू को लगता है कि मेरा ये 25वीं सालगिरह ये ऐसे जल से मनाना, केक काटना, ये सब ढोंग है। फिर भी विवशता के, मजबूरी के तहत उसे जबरदस्ती केक काटना पड़ता है थोड़ा। और उस समय उनके बेटे या दूसरे भी उन्हें विभिन्न उपहार देते हैं। उपहार देते वक्त भूषण का सबसे बड़ा बेटा भूषण उन्हें उपहार देता है और ड्रेसिंग गाउन उपहार में देता है, और साथ में कहता है कि आप इस ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लेने जाना, सब्जी लेने जाना। यशोधर बाबू को वो अंदर से टीस या दुख लगता है, क्योंकि उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा थी कि बच्चे मुझसे ये कहे कि पापा अब दूध लेना, सब्जी लाना या घर के अन्य कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे, आप आराम करो। लेकिन वे ऐसा नहीं कहते हैं। निश्चित रूप से उनको इस बात का बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह जब ड्रेसिंग गाउन पहनकर निकलते हैं तो मानो किशनदा की आत्मा उनमें समा गई है, ऐसा महसूस करते हुए इस कहानी का अंत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों और व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। आज हम इस कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर ये बात देखो कि हमारे माता पिता के आदर्श वो क्या हैं। माता पिता को भी शायद अगर पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने रूढ़िवादिता है तो उनको भी वहाँ से नवीनता की ओर आना चाहिए। तो दोनों का जब सामंजस्य होगा तभी परिवार स्वस्थ और सुखी रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, फिर भी अगर हम वास्तविकता ये देखें तो भारतीय जो हमारे जो आदर्श है, हमारे जो संस्कार हैं, कहा भी गया है कि भारतवर्ष विश्व का गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, और आध्यात्मिकता से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित है कि संस्कारों की ओर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें विशेष करके अभी आप लोग बच्चे हो, आधुनिकता से जुड़े हो, तो अपने परिवार के बुजुर्गों का भी मान सम्मान करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।